डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज संसद के बजट सत्र का 11वां दिन। दोनों सदनों में बजट पर चर्चा जारी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 12 बजे लोकसभा में बोल सकते हैं। यूपी का मेगा बजट आज स्टार्टअप से एक्सप्रेस वे तक कई बड़े ऐलानों की उम्मीद। सार्वजनिक समारोह में वंदे मातरम के 6 छंद अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश। पश्चिमी बंगाल हिंसा मामले में एनआईए जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कोलकाता हाई कोर्ट ने एनआईए जांच को दी थी सहमति। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां यूपी का आज बजट पेश होगा। आपको बता दें, यूपी का 10वां बजट आज पेश होगा। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 9 लाख करोड़ से ज्यादा का है ये बजट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना राज्य का 10वां बजट पेश करेंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव में जाने के पहले ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। बजट का आकार करीब 9 लाख करोड़ रुपए के पार होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र 9 फरवरी 2026 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। 10 फरवरी को सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही स्थगित रही। अब आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेंगे। बजट पेश होने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम आवास में बैठक के बजट में प्रस्ताव पर फाइनल मोहर लगेगी। कैबिनेट बैठक में यूपी सीडा लखनऊ मेट्रो के निर्माण और संचालन, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के संपत्तियों का विकास और आवंटन को मंजूर किया जा सकता है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और आयुष विभाग से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख जाने की जुड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी जा सकती है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार शाम को ही विधानसभा स्थित अपने ऑफिस में बजट पर साइन कर दिए थे। उन्होंने इस बजट को प्रदेश की जनता की उम्मीदों, विकास की जरूरतों और सुशासन की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए बनाया है। जानकारी के अनुसार इस साल बजट उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश कर सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर विशेष संवाददाता हमारे आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आज इस बजट में किन प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और क्या क्या नई उम्मीद निखर कर आएगी उत्तर प्रदेश में बजट को लेके? ये बजट एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि चुनावी बजट हो सकता है। अगले साल के शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में माना जा रहा है कि जो ये बजट है, इसमें तोहफों की बारिश हो सकती है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास योजनाएं हैं, उनमें कुछ नई विकास योजनाओं की, कुछ नए जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत सरकार कर सकती है। और जैसा कि जो आर्थिक सर्वे आया था, उसमें ये बताया भी गया था कि बीते 8 सालों में जो बजट है सरकार का, वो दोगुने से भी अधिक हो गया है। तो ऐसे में इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि चाहे महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो या जो तमाम अन्य वर्ग हैं, उनके लिए बजट में इस बार काफी कुछ देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जब ये बजट आया है, उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब बजट आने वाला है उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट भी किया है और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में नया भारत और नया उत्तर प्रदेश विकास और समृद्धि के एक दशक का साक्षी बन रहा है। लगातार 10वीं बार है जब ये सरकार बजट पेश करने जा रही है और मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह कहना है, जो उनका एक्सपोस्ट है, कि जो 25 करोड़ प्रदेशवासी हैं, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने वाला ये बजट होने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसकी तरफ से स्पष्ट ये कहा गया है मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से कि क्योंकि ये विदाई बजट है सरकार का, तो ऐसे में अब अगले साल जब चुनाव होंगे तो इस सरकार की भी विदाई हो जाएगी। यानी एक तरफ जहां सरकार अपनी जो बजट आज पेश करने जा रही है उसको लेकर उत्साहित है, तमाम कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रही है, आकांक्षाओं अपेक्षाओं की बात कर रही है, वहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। जी आनंद, अगर योजनाओं की बात करें तो इस बजट में लाडली बहन जैसी योजनाएं हो सकती हैं, क्योंकि बाकी राज्यों की बात करें जैसे वहां पर चुनाव के आखिरी चरण में जब बजट सत्र आता है तो ऐसी योजनाएं लाई जा सकती हैं। तो क्या यूपी बजट में इसका जिक्र किया गया है या आने वाला है?
बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बताया कि चाहे महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, नौजवान हो, तमाम जो 25 करोड़ जनता है उसकी जी। जन अपेक्षाओं के अनुरूप बजट लाने का काम सरकार करेगी, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले अपनी पोस्ट में कहा है। ये माना जा सकता है कि तो कुछ योजनाएं ऐसी लाई जा सकती हैं जो सरकार के लिए फायदेमंद हो, या जो विकास के साथ, जन कल्याणकारी कामकाज के साथ सरकार की भी प्रसिद्धि में वृद्धि करे। तो क्योंकि ये चुनावी साल, ये कहा जा रहा है कि एक ये बड़ा बजट है, जो चुनाव अगले साल जी। होना है उसके पहले ये बहुत बड़ा बजट है जो आने जा रहा है। तो कोशिश सरकार जरूर ये कर सकती है कि इस बजट के जरिए जो तमाम वर्ग हैं, तमाम जो समाज के लोग हैं, तमाम जो महिलाएं, नौजवान हैं, जो किसान हैं, उनको कहीं ना कहीं से उत्साहित किया जाए, उनको कहीं ना कहीं से प्रेरित किया जाए और उनके अकॉर्डिंग बजट लाया जा सकता है, ऐसा ये माना जा रहा है। जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, यूपी का बजट आज पेश होगा। वहीं ये बजट 9 लाख करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे वंदे मातरम को लेकर। वंदे मातरम के 6 छंद अनिवार्य। सार्वजनिक समारोह में वंदे मातरम के 6 छंद अनिवार्य। सरकार ने जारी किया आदेश। वंदे मातरम अब 65 सेकंड का नहीं, पूरे 3 मिनट 10 सेकंड का होगा। वंदे मातरम को देना होगा राष्ट्रगान जैसा सम्मान। आपको बता दें, वंदे मातरम की रचना को 150 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत के गायन और वादन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार अब विशेष सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के आधिकारिक 6 अंतरों का गायन का या वादन अनिवार्य होगा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड की गई है। साथ ही नए प्रोटोकॉल के तहत तिरंगे फहराने, राष्ट्रपति और राज्यपालों के आगमन, प्रस्थान और राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में वंदे मातरम प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही कहा गया कि यदि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक ही साथ गाए जाएं तो पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देशों में यह साफ है कि वंदे मातरम बजने पर सभी को खड़ा होना अनिवार्य रहेगा। हालांकि सिनेमा हॉल जैसे स्थलों पर यह अनिवार्यता लागू नहीं होगी। सरकार ने यह भी कहा कि देश भर के स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन से होनी चाहिए। कब होगा राष्ट्रगीत का वादन, आइए जानें। आपको बता दें, सिविल सम्मान समारोह के अवसर पर औपचारिक राजकीय समारोह और सरकार द्वारा आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के आने और ऐसे समारोह से उनके जाते समय आकाशवाणी और दूरदर्शन से राष्ट्र के नाम, राष्ट्रपति के संदेश प्रसारित किए जाने से पहले और बाद में राज्यपाल, उपराज्यपाल के अपने राज्य संघ शासित क्षेत्र में औपचारिक राजकीय समारोह में आने पर और ऐसे समारोह से उनके जाते समय राष्ट्रीय झंडे को परेड में ले जाने पर किसी भी ऐसे अन्य अवसर पर राष्ट्रगीत बजाया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार ने विशेष आदेश जारी किए हों। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पूरा मामले क्या विस्तार से बताइए। जिस तरीके से वंदे मातरम को अब अनिवार्य कर दिया गया है, उसको लेकर और क्या जानकारी निकल कर आई है? देखिए, वंदे मातरम की जब पहली बार रचना की गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आज से 150 साल पहले, तो केंद्र सरकार ने यह तय किया था कि वंदे मातरम की रचना को 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में एक विशेष चर्चा की जाएगी, और वो हुई भी। और उसी चर्चा के दरमियान कई बातें सामने आई कि कुछ लोग जो हैं, संसद में जब वंदे मातरम बजता है तो उसका सम्मान नहीं करते हैं। इसे लेकर के सरकार की ओर से अभी नए प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, जिसके तहत वंदे मातरम का जो गायन है वो पूरा गायन होगा। वंदे मातरम के गान में 6 अंतरे होते हैं, तो इसमें पूरे अंतरों का गायन होगा, जिसकी पूरी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है। और साथ ही नए प्रोटोकॉल के तहत तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति और राज्यपालों के आगमन और प्रस्थान और राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में वंदे मातरम प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही यदि कहा गया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक ही साथ गाए जाने हैं तो पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय के निर्देशों में यह साफ है कि वंदे मातरम के बजने पर सभी को खड़ा होना अनिवार्य रहेगा। हालांकि सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थलों पर यह अनिवार्यता लागू नहीं होगी। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम को सम्मान देने के लिए जो नए प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, वह बंकिम चंद्र चटर्जी के इस राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन से एक नई दिशा मिल सकती है।
वंदे मातरम को। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, वंदे मातरम के अब 6 छंद अनिवार्य कर दिए। वहीं वंदे मातरम और राष्ट्रगान को बराबर का सम्मान दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे बजट सत्र को लेकर। बजट सत्र का 11वां दिन, संसद में 11वां दिन भी होगा घमासान। राहुल गांधी आज 12 बजे लोकसभा में बोल सकते हैं। सुनेत्रा पवार आज राज्यसभा से इस्तीफा देंगे। आपको बता दें, आज संसद के बजट सत्र का 11वां दिन है। दोनों सदनों में बजट पर चर्चा जारी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 12 बजे लोकसभा में बोल सकते हैं। राहुल गांधी अपने भाषण में भारत अमेरिका ट्रेड डील के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उनके भाषण के वक्त जो हंगामा हुआ था वह कल जाकर खत्म हुआ है, जिससे आज उनके बोलने का रास्ता साफ हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार आज राज्यसभा से इस्तीफा देंगी। आज सुबह सुनेत्रा पवार गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी। संसद में कई दिनों से जारी गतिरोध कल खत्म हुआ है। विपक्ष और सरकार आमने सामने की मुद्रा में है। कांग्रेस का आश्वास नोटिस माहौल को और गर्म कर सकता है। राहुल गांधी के भाषण से बजट बहस में नई धार आने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। 10वें दिन भी लोकसभा में हंगामा रहा। सदन में शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। आपको बता दें, विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया। इससे पहले बजट सत्र के 10वें दिन मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल में कार्यवाही नहीं हो सकी। 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। महज 1 मिनट बाद चेयर पर मौजूद पीसी मोहन 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इस बीच भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। संसद वी वांट जस्टिस के नारे लगाते रहे। इसके बाद सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को लोकसभा सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह को विपक्ष द्वारा उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए दिए गए नोटिस की जांच करने का निर्देश दिया। लगभग 120 विपक्षी सांसदों ने बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया है। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से हाथ जोड़कर कहा कि बजट पर चर्चा होने दे, इससे हम सबका नुकसान हो रहा है। आप रोज आकर हंगामा करते हैं, ऐसे में काम नहीं हो पा रहा है। दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई। स्पीकर की चेयर पर ओम बिरला की जगह केपी तेनेट्टी आए। उन्होंने विपक्ष ने शशि थरूर को आम बजट पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। वहीं अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में सरकार को जमकर घेरा। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूंगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, और सभापति महोदय का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं। जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों की उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? वन भूमि घोटाला को लेकर भाजपा नेता पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। भाजपा नेता और ठेकेदार जेएम महात्रे पर रेड, 18 करोड़ की संपत्ति जब्त। आपको बता दें, नवी मुंबई के उरण और उल्वे क्षेत्र से जुड़े कथित वन भूमि घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठेकेदार जेएम महात्रे की करीब 18 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियों में 3 भूखंड शामिल हैं। ईडी के अनुसार संबंधित भूमि वर्ष 1975 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कर वन विभाग को हस्तांतरित की गई थी और राजस्व अभिलेखों में वन विभाग का नाम दर्ज था। आरोप है कि जेएम महात्रे ने दस्तावेजों में हेरफेर कर भूमि अपने नाम दर्ज कराई और बाद में उसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें कथित रूप से 42 करोड़ 40 लाख रुपए का मुआवजा प्राप्त हुआ। वहीं जांच एजेंसी का दावा है कि मुआवजे की राशि का उपयोग अन्य संपत्तियां खरीदने और ऋण चुकाने में किया गया। इस प्रकरण में ईडी अब तक कुल 69 करोड़
47 लाख रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। इस मामले में सितंबर 2024 में पनवेल शहर पुलिस थाने में वन विभाग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जेएम महात्रे और सैयद मोहम्मद अब्दुल हमीद कादरी ने वन विभाग की भूमि NHAI को सौंपकर लगभग 52 करोड़ रुपए का भू अधिग्रहण मुआवजा प्राप्त किया। वन विभाग द्वारा राशि लौटाने की मांग के बावजूद कथित तौर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद वन क्षेत्र अधिकारी नथुराम कोकरे ने शिकायत दर्ज कराई। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जेएम महात्रे पूर्व में शेतकरी कामगार पक्ष से जुड़े रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपने पुत्र प्रीतम महात्रे के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। प्रीतम महात्रे ने उरण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था। वहीं सूत्रों के मुताबिक जेएम महात्रे की कंपनी को सिडको हवाई अड्डा परियोजनाओं, NHAI और MSRDC सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों से बड़े पैमाने पर ठेके मिले हैं। कुछ परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि कई कार्य प्रगति पर हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वजीत, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए। जिस तरह से जेएम महात्रे कंपनी पर फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी जमीन का कब्जा करने का जो मामला है, इस पर ईडी लगातार इस पे कार्रवाई भी कर रही थी। ईडी ने छापेमारी भी की गई थी। अब ईडी ने कुछ उनकी 17 करोड़ की जो संपत्ति है नवी मुंबई के उल्वे है, पनवेल में और उड़न में, वहां पर सरकारी जमीन का पर कब्जा को लेकर फर्जी दस्तावेज का यूज किया गया था, जिस पर वो अपने नाम पे किए थे। इस मामले को लेकर पूरी तरह से जांच की गई, जिसमें ईडी ने अब उस पर पूरे तरह से अटैचमेंट किया है। वो प्रॉपर्टी उनके वाइफ के नाम पे है और जेएम महात्रे कंपनी के नाम पे बनाया गया था, ऐसा आरोप है। इसके पहले भी ईडी ने कार्रवाई की है और भी आगे की जांच जारी है। अब तक जो है 59 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है, जो नवी मुंबई के क्षेत्र में है। इसके बाद भी और भी जो संपत्तियां हैं अटैच हो सकती हैं, ऐसी जानकारी है और ईडी पूरी तरह से मामले की जांच कर रही है। ईडी की तरफ से अटैचमेंट जो की गई है वो संपत्ति अब वहां से उनके वहां से अपना नवी मुंबई के जो सबसे डेवलपमेंट एरिया है, एयरपोर्ट के पास बताया जा रहा है उल्वे, वहां से अटैच की गई है। वन विभाग की जमीन थी, फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे, कई कागजों का इसमें उपयोग किया गया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत इस पूरा मामला किया गया है। हालांकि इसमें मामले की और भी जांच जारी है। आगे भी कौन कौन संपत्ति अटैच होती है, इस पर देखना बाकी है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे जो झारखंड से है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के खजाने से लगभग 10,000 करोड़ रुपए गायब होने के मामले को लेकर वित्त मंत्री पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। मरांडी ने आज यह मामला उठाने के लिए सोशल मीडिया मंच एक्स का सहारा लिया। उन्होंने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में कहा कि एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर बीजेपी हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाकर रहेगी। बाबूलाल ने अपने एक्स पोस्ट की शुरुआत इस सवाल से की कि झारखंड में आखिर क्या चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, राज्य के खजाने से लगभग 10,000 करोड़ रुपए गायब हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वित्त मंत्री द्वारा इस रकम का हिसाब मांगने पर कोई भी विभाग जवाब देने को तैयार नहीं। बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि उसने नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों को 10,000 करोड़ रुपए के गायब होने पर चुप्पी ठाने रहने की हिदायत रखी है। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे बंगाल की हिंसा की एनआईए जांच को चुनौती। एनआईए जांच के खिलाफ याचिका, ममता सरकार की याचिका पर होगी एससी में सुनवाई। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुई हिंसा की एनआईए जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो बेलडांगा हिंसा की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी थी। आपको बता दें, बंगाल हिंसा की एनआईए जांच को चुनौती दी गई है। एनआईए जांच के खिलाफ याचिका पर, ममता सरकार की याचिका पर एससी में सुनवाई होनी है।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। विस्थापित ग्रामीणों ने किया पथराव। केन बेतवा लिंक परियोजना से विस्थापितों का मुख गुस्सा। एसडीएम के सामने विरोध प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना से विस्थापित ग्रामीणों ने मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। छतरपुर में एसडीएम कार्यालय के बाहर जमा आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा। हालात बेकाबू होने पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, क्या है पूरा मामला, आखिर पथराव के पीछे? संतोष, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मामला छतरपुर का है। जी। लगता है संपर्क टूट गया है संतोष जी से। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना की से विस्थापित ग्रामीणों ने मंगलवार को और बुधवार को दरमियान रात एसडीएम के सामने विरोध प्रदर्शन किया। छतरपुर में एसडीएम कार्यालय के बाहर जमा आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।